हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का फोर्थ पार्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। आज हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में देखेंगे। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा कि उसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, पोल पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होता है। इस तरह का हम लोग आज हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में देखेंगे। तो कॉन्केव मिरर में सबसे पहला जो फार्मूला है कि F = R/2 होता है, वो आखिर किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर जो रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो वो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है अवतल दर्पण का कंडीशन। अवतल दर्पण में जो कंडीशन उत्पन्न होता है उसके बारे में। तो यदि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, कहने का ये मतलब है कि यदि दर्पण कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, यदि आपतन बिंदु जो ध्रुव से बहुत दूर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी ही होती है। ये एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि चाहे तो कंडीशन यह है कि दर्पण जो है वो कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, यानी अवतल हो या फिर उत्तल हो, लेकिन जो आपतन बिंदु होता है यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो जो ध्रुव से बहुत दूर ना हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये, और ध्रुव से ज्यादा दूरी नहीं हो। ठीक है, तो फोकस दूरी जो है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। एक बार फिर से, दर्पण चाहे कुछ भी हो, कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, यदि उसकी पोजीशन जो है, यदि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु जो ध्रुव से बहुत दूर ना हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये हो गया है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये हो गया जो कि ध्रुव से ज्यादा दूर नहीं हो, पोल से जो है वो ज्यादा दूर पर ना हो, तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। वो जो फोकस दूरी होगा वो वक्रता त्रिज्या की हाफ होगा। उसी के बारे में देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या की आधी जो है वो फोकस दूरी किस तरह से होता है। तो सबसे पहला हम लोग अवतल दर्पण एक लेंगे, B एंड B1 एक अवतल दर्पण ले लिया। P जो है वो ध्रुव है, ये P एक ध्रुव है। PC एक मुख्य अक्ष है, यानी PC जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये एक मुख्य अक्ष है। AB पैरेलल है PC के, A से B, AB पैरेलल है PC के। ठीक है, अब है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, AB है, A से B ये एक इंसिडेंट रे है, परावर्तन से होकर फोकस F से गुजरती है। जब ये दर्पण पे पड़ेगी तो ये परावर्तन होगा और कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ए बी जो है वो एक इंसिडेंट रे है और परावर्तन हो करके वो कहां से गुजर रही है, तो बिल्कुल फोकस से होकर ये गुजरती है। इसलिए सी बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, यानी कुछ हो गया सी और बी, ये एक रेडियस है। ठीक है, ये पूरे गोलीय दर्पण का, अगर इसे हम लोग पूरा का पूरा गोल कर दे तो ये गोलीय दर्पण बन जाएगा और इसका रेडियस सी से बी तक के होगा। ठीक है, इसलिए CB जो है वो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार से ये बात जानते हैं कि ABC एंगल ABC और एंगल CBF ये दोनों एंगल इक्वल होगा। हम लोग ये बात जानते हैं, है ना, किसके अनुसार से, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार से, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर है ABC एंड BCF ये एक एकांतर कोण बनाता है। ABC और BCF ये एक एकांतर कोण बनाएगा, जिसमें CBF और BCF ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का रूप लेता है। देखिए, ये एक यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये एक समद्विबाहु, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये दो भुजा बराबर है, इसलिए इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का रूप लेंगे। नेक्स्ट है, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं CBF एंड BCF, इसमें C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए C को बाहर करने पर BF इक्वल टू PF, ये दोनों लगभग में बराबर होगा। देखते हैं फिगर के अनुसार से, BF इक्वल टू PF, यानी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं BF इक्वल टू PF। ठीक है, BF इक्वल टू PF ये दोनों जो है इक्वल होगा लगभग में। अब क्या है कि PF इक्वल टू FC, हम लोग कह सकते हैं क्योंकि PC पूरा है,
है ना। यहाँ से यहाँ तक ये PC है, तो इसका हाफ जो होगा वो PF बराबर FC होगा। और PC इक्वल टू R हम लोग मान रहे हैं PC, यानी PC जो है वो PC बराबर AB, PC इक्वल टू BC। तो चूंकि ये R है, PC पैरेलल है BC का, तो जितना PC होगा उतना BC होगा, और BC इक्वल टू R हम लोग माने हैं, इसलिए PF इक्वल टू FC और PC/2, PC इक्वल टू R, PC बराबर यदि R हम लोग रख देते हैं तो यहाँ से F को कॉमन निकालेंगे फोकस, तो F इक्वल टू R/2। तो ये हो गया कि फोकस बराबर त्रिज्या बटा 2, यानी फोकस बराबर R/2 हो गया। ये हम लोग देखें अवतल दर्पण में किस तरह से फोकस इक्वल टू R/2 का रूप हम लोग लेते हैं। कंडीशन यही था कि यदि दर्पण चाहे वो कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, बिंदु जो ध्रुव से बहुत दूर ना हो, तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दी है तो आधी कैसे होती है, ये चीज हम लोग देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब व उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, वस्तु को विभिन्न सेंटर पर रख कर हम लोग देखेंगे कि वस्तु की क्या आखिर स्थिति होती है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है। वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सीधा फोकस पर बनेगा। ठीक है, और इसका आकार कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, एक बार फिर से कि वस्तु जो है यदि हम लोग अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, आकार कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा और वास्तविक होगा। हम लोग देखे थे, हम लोग उत्तल दर्पण का जो प्रकृति देखे थे उसमें हमेशा वस्तु आभासी और सीधा बन रहा था, और इसमें जो है हमेशा उल्टा और वास्तविक का रूप एक देता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ये सारे पॉइंट को हम लोग फिगर के अनुसार से भी देखेंगे। ठीक है, एक बार पहले कॉलम के अनुसार से देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिगर के अनुसार से देखेंगे। तो एक बार फिर से कि वस्तु जो है वो यदि अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और उसकी आकार बहुत छोटा बनेगी, और उसकी प्रकृति जो है वो उल्टा और वास्तविक होगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत पर रख दिया जाए, ठीक है, वस्तु को वक्रता केंद्र यानी प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस अनंत के बीच में बहुत दूर पर यदि रख दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। उसकी आकार कैसा होगा, तो छोटा होगा, उसकी प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगा। फिर है कि वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, और आकार कैसा होगा, बिल्कुल समान होगा। ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उल्टा और वास्तविक होगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में यदि रखा जाए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यदि रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगा, और उसकी आकार कैसा होगा, तो बड़ा होगा। ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा और वास्तविक होगा। वस्तु यदि फोकस पर रखा जाता है, वस्तु की यदि हम लोग फोकस पर रख दें तो उसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी और बहुत बड़ा बनेगा, और बिल्कुल है उसकी प्रकृति उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये चीज हम लोग देखा अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों में। नेक्स्ट भी है, फोकस पर यदि बनेगा तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा। अब है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में, फोकस तथा ध्रुव के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो सीधा या आभासी होगी। इसमें फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु को रखने पर इसकी जो प्रकृति है वो बदल जाती है। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है, सीधा और आभासी बनेगा। बिल्कुल है कि उत्तल दर्पण के अनुसार से ये बनना स्टार्ट होगा। यदि वस्तु को ध्रुव पर हम लोग रखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव पर ही बनेगी, और उसका आकार कैसा होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति सीधा या आभासी होगी। तो ये दोनों कंडीशन में बिल्कुल इसकी प्रकृति जो है वो उत्तल दर्पण के जैसा मिलता जुलता है। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब की जो आकृति है उसे हम लोग फिगर के अनुसार से भी समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोग वस्तु कहाँ पे रखेंगे
और उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले कि अवतल दर्पण में जो जो पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट है, सिर्फ बदल रहा है तो इमेज का ही पॉइंट बदलता है। इसमें हम लोग जैसे फर्स्ट फिगर में हम लोग देखते हैं कि एम और एन, ये एम एन एक अवतल दर्पण हम लोग लिए हैं, और पी जो है वो पोल हो गया, सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और एफ जो है वो फोकस हो गया। तो इसमें जो है सिर्फ ए बी यानी जो इमेज हम लोग लेंगे वही सिर्फ चेंज करते रहेगा, ठीक है, बाकी जो है वो सब का सब वो फिक्स है। तो सबसे पहला हम लोग ए में देखते हैं कि वस्तु की जो ए में स्थिति क्या है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, तो फर्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, वस्तु कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या कहीं भी अनंत पर, मतलब दूर पर यह वस्तु रखा गया है, ठीक है, कहाँ पे रखा गया है कहाँ पे रखा गया है ये पता नहीं है, लेकिन अनंत पर रखा गया है, ठीक है। वस्तु को यदि अनंत पर रखा गया है तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगी, वो बिल्कुल फोकस पे बन रही है। वस्तु को यदि अनंत पर रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, बिल्कुल फोकस पे ही बन रहा है। और उसकी आकार कैसी होगी, तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि उसकी आकार कैसी होगी तो बहुत छोटा होगा। अब वस्तु अगर यहाँ पे हम लोग रख दें, यहाँ पे कोई भी वस्तु को यदि रख दिया जाए तो इसका जो प्रतिबिंब है ये फोकस पे बिल्कुल पॉइंट पे ही बनेगा। अब फोकस के पॉइंट पे बन रहा है तो वो तो बिल्कुल छोटा ही होगा। यदि वस्तु को हम लोग और नज़दीक यदि करते हैं, यहाँ पे यदि वस्तु को ले आते हैं तो इसका जो इमेज है वो कुछ इतना दूर का होना चाहिए, इतना दूर का ये बनेगा, ठीक है, इतना बड़ा ये बनेगा। तो इससे हम लोग कहेंगे कि अगर इस तरीके का यदि कंडीशन है तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, वस्तु जो है वो थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन बिल्कुल अनंत पर है, ठीक है, वस्तु जो है वो बिल्कुल अनंत पर है, तो ये बिल्कुल जो है इसका प्रतिबिंब पॉइंट पे ही बनेगा, है ना। तो हम लोग इस चीज को देखा, और इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो इसकी प्रकृति होगी वो बिल्कुल सभी में, हर कंडीशन में उल्टा और वास्तविक होता है, सिवाय ये दो कंडीशन को छोड़कर जो अभी अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। फोकस तथा ध्रुव के बीच में जो वस्तु रखा जाता है उसकी कंडीशन सीधा और आभासी होता है, और ध्रुव पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसकी भी कंडीशन सीधा और आभासी होता है, ठीक है। और बाकी में जो इसकी प्रकृति होगी उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो फर्स्ट फिगर में हम लोग देख लिए, इसमें हम लोग फिगर को उल्टा तो दर्शा नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल ये इमेज जो है, बिल्कुल इसका जो प्रतिबिंब जो है वो पॉइंट पे ही बन रहा है, फोकस के ठीक पॉइंट पे ही बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट में कि यदि वस्तु को जहां अनंत पर रखा गया था फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे बताया जा रहा है कि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए। सेकंड फिगर में देखिए कि वस्तु जो है ये वक्रता केंद्र यहाँ पे है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वस्तु यहाँ पे यानी अनंत पे, और ज्यादा दूर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर और कर्वेचर यहाँ पे, वस्तु यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक वस्तु है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीचों बीच में रखा हुआ है। इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तो ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, ये दोनों के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। ए बी ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ए बी यहाँ पे ये बन रहा है, ए और बी, ठीक है। अब क्या है कि इसकी आकार कैसी होगी, तो इससे तो छोटा ही होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो वस्तु रखा गया है तो उसका जो इमेज बन रहा है वो इमेज वास्तविक वस्तु से छोटा ही यहाँ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखिए ए बी यहाँ पे है तो यहाँ पे ये ए बी हो गया, ये जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। और किसके किसके बीच में बन रहा है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि यदि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दिया जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वस्तु को यदि हम लोग रखते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होगी, तो एक अवतल दर्पण है और पी जो है इसका ध्रुव हो गया और यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस हो गया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर ही हम लोग अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी इसी पर
देखिए ए और बी, ये इस पे हम लोग वस्तु को रखें तो इसका जो इमेज है वो बी ए इसी पे बन रहा है और समान बनेगा, जितना इसकी लंबाई है उतना इसकी लंबाई होगी। और उल्टा तो बनेगा है, उल्टा एवं वास्तविक ए बी है तो ये बी ए ये इसका इमेज बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यदि वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही यदि रखा जाए तो उसका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। और जैसे सभी में था कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा और वास्तविक होगा। हम लोग देखा कि ए बी जो है इससे अपोजिट बी ए बन रहा है इसका प्रतिबिंब, और ये बिल्कुल समान बनेगा, ना बड़ा बनेगा और ना ही तो छोटा बनेगा, बिल्कुल है कि इक्वल बनेगा। लेकिन कहाँ, जब वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं डी में कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तब इसकी स्थिति क्या होती है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये वस्तु को हम लोग रख दिया। क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये दोनों के बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं तब इसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, तो सीधा है कि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो देखिए ये जो है सेंटर, ये वक्रता केंद्र, ये यहाँ पे, और अनंत और आगे भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो है वो इमेज बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। एक बार फिर से कि यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यदि रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, अब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो बड़ा बनेगा, इससे ये बड़ा बनेगा। ए बी ये इतना साइज का है, बी ए इससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको अगर और हम लोग आगे कर देते हैं, इसको और आगे कर देते हैं तो इसका वस्तु का साइज थोड़ा और बढ़ जाएगा, बी और ए। ठीक है, अब क्या है कि ये कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, अपोजिट ये बन रहा है। ठीक है, और वर्चुअल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा। तो ये चीज हम लोग देखा पॉइंट डी में कि यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यदि रखा जाए तो इसकी प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगी, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनती है और बड़ा बनेगी, और उल्टा और वास्तविक बनेगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि फोकस पर ही यदि वस्तु को रख दिया जाए, वस्तु कहाँ रखा जाए, यदि फोकस पर ही रख दिया जाए तब इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। इसमें हम लोग देखते हैं वस्तु को फोकस पे रख दिया गया, यहाँ वस्तु फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया था, वस्तु को यहाँ पे रख दिया जाए, बिल्कुल फोकस पे। ठीक है, फोकस पे रख दिया जाए तब इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो अनंत पर बनेगी। ठीक है, फोकस कहाँ बन रही है, अनंत पे, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे भी ये जा सकती है। ठीक है, धीरे धीरे ये और भी आगे ये बनते चली जाएगी। इसीलिए बताया गया है कि वस्तु को यदि फोकस पर ही रख दिया जाए अवतल दर्पण में तो इसका जो इमेज है वो अनंत पर बनेगी। और कैसी बनेगी, ये बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर है तो ये बहुत बड़ा बनेगा, और इसकी प्रकृति जस्ट उल्टा या फिर वास्तविक होगा। हम लोग देखा फर्स्ट पॉइंट में देखे थे कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यदि वस्तु फोकस पर रख दिया जाए जस्ट इसका उल्टा, तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए ये जस्ट इसका उल्टा है ना। इसमें क्या था कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इसकी आकार कैसी होगी, बहुत छोटा होगा, और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे बहुत बड़ा होगा। ठीक है, प्रकृति इसकी कैसी होगी, तो उल्टा और वास्तविक तो सब में आ रहा था। अब हम लोग लास्ट पॉइंट ये चीज देखते हैं फोकस पे कि यदि फोकस तथा ध्रुव के बीच में यदि रखा जाए, अभी तक हम लोग जो भी देखें वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रखा जा रहा था, या फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जा रहा था, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे भी रखा जा रहा था, अनंत पर रखा जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फोकस तथा ध्रुव के बीच में यानी पोल के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं, ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस, ये दोनों के बीचों बीच में यदि रखा जाता है वस्तु को तब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो जस्ट दर्पण के पीछे बनेगा। हम लोग उत्तल दर्पण में भी ये बात देखे थे कि वस्तु का जो इमेज बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, तो दर्पण के पीछे बन रहा था। ठीक है, अवतल दर्पण में भी
वही कंडीशन है, लेकिन इसमें जो वस्तु को रखा जा रहा है वो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख रहे हैं। ए बी ये वस्तु है, ठीक है। तो इसका दर्पण के पीछे जो इमेज जो बन रहा है इसका आकार कैसा होगा, तो बड़ा बनेगा। ए बी ये वस्तु है, इससे ये बड़ा बन रहा है। और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल देखिए ए और बी ऐसे है, तो ये भी बिल्कुल है कि सीधा है। यदि उल्टा रहता तो बी ए बनता और नीचे में बनता, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि सीधा बन रहा है, ए भी ऐसे है तो ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। लास्ट में है कि यदि ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, बराबर बनेगा और सीधा और आभासी ही बनेगा। तो ये हम लोग देखा अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में हम लोग देखें, ठीक है। हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में भी देख लिए और अवतल दर्पण के बारे में भी देखे। उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग के बारे में भी देखे थे, और अब हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में भी देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला इसका जो फोकस दूरी, अवतल दर्पण का यदि फोकस दूरी बढ़ेगा तो इसको दाढ़ी बनाने में इसका काम आता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के काम में भी लाते हैं, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अगर बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तब इसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करेंगे, ठीक है। और सेकंड है कि डॉक्टर लोग आंख, नाक, कान का इलाज करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसे गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट में भी यूज किया जाता है और सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और देशों में बड़े बड़े एग्जामिनेशनों में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा आता है। फिलहाल ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का इससे क्वेश्चन जरूर है कि आता है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, कॉलम वाइज भी और फिगर वाइज भी, ठीक है। यदि फिगर वाइज याद है तो आप कॉलम को बना सकते हैं, यदि कॉलम वाइज याद है तो आप फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पे हम लोगों को सीखना जरूरी है। बाय द वे एग्जामिनेशन में यदि एक भी हम लोग को याद रहेगा तो दूसरा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जरूर है कि क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे, यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देखेंगे और अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे। जाते जाते एक बार फिर से मैं वही सलाह दूंगा कि वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर है कि देखें और सुने, और किताब से कंसल्ट बनाए हुए रखें। किताब को भी कम से कम 2 बार जरूर है कि पढ़ें, तब जाकर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।